नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे पेपर 2 की यूनिट सी, सोशल चेंजेज इन इंडिया, और इसका टॉपिक नंबर 7 है चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें टॉपिक नंबर 4 आता है कास्ट कन्फ्लिक्ट्स। तो चलिए देख लेते हैं। तो नाम से ही जाहिर है कि जैसे यहाँ पे अलग अलग कास्ट हैं हमारे पास, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है। आमतौर पर ये होता है अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में। कई बार ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट के होने के बजाय डोमिनेंट कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में भी हो सकता है। मतलब जो डोमिनेंट कास्ट है ज़रूरी नहीं कि वो अपर कास्ट ही हो। जो कल्टीवेटर कास्ट होती हैं जैसे मान लीजिए, जैसा है ना, किसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा है, तो वो अपर कास्ट ना भी हो तो भी डोमिनेंट कास्ट बन जाती है, तो उनका फिर लोअर कास्ट के साथ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कास्ट कन्फ्लिक्ट्स रिप्रेजेंट वन ऑफ इंडियाज मोस्ट परसिस्टेंट एंड वायलेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, डीपली रूटेड इन कंट्री सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो भारतीय समाज का सोशल स्ट्रक्चर है वो कास्ट बेस्ड है। कास्ट हायरार्की है, अपर कास्ट, फिर बीच वाली कास्ट, फिर लोअर कास्ट। तो ठीक है, तो जब भी अपर कास्ट या ऊपर वाली कास्ट और नीचे वाली कास्ट में वो मतलब संघर्ष होता है तो काफ़ी वायलेंट हो जाता है। दीज कन्फ्लिक्ट्स एक्सटेंड बियॉन्ड कल्चरल डायमेंशंस एंड आर फंडामेंटली कनेक्टेड टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, पॉलिटिकल पावर एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल मोबिलिटी। ठीक है, तो ज़्यादातर इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर ये कन्फ्लिक्ट होता है, पॉलिटिकल पावर के ऊपर होता है कि भाई किसको सत्ता मिले या फिर किसको वोट दिया जाए, इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं। और साथ ही साथ सोशल मोबिलिटी की, जैसे कई बार लोअर कास्ट के लोग, अगर उनकी अपवर्ड मोबिलिटी हो रही है तो अपर कास्ट से मतलब उनको टॉलरेट नहीं होता, तो फिर वो कन्फ्लिक्ट होता है। कास्ट कन्फ्लिक्ट टिपिकली इमर्ज व्हेन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड एंड सबऑर्डिनेट ग्रुप्स बिगिन टू असर्ट देयर राइट्स एंड चैलेंज एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड या फिर जो सबऑर्डिनेट या सब में जो नीचे थे ग्रुप्स, जैसे लोग, ग्रुप्स का मतलब जो लोअर कास्ट है, सीधी सच्ची बात है। तो जब ये अपने अधिकार मांगने लगते हैं बराबरी का, जैसे अब आज़ादी के बाद तो वही फंडामेंटल राइट्स में सबको बराबरी का अधिकार वगैरह मिल गया है, तो जब लोअर कास्ट अपने अधिकार मांगती है तो जो अपर कास्ट है उनसे फिर ये टॉलरेट नहीं होता, तो फिर ये अल्टीमेटली रिजल्ट इसमें क्या निकलता है, नतीजा कन्फ्लिक्ट हो जाता है, वायलेंस होती है। सच assertions often trigger violent clashes, systematic operation and counter mobilization from entrenched caste elites who seek to maintain their dominance। ठीक है, तो फिर क्लैशेज होते हैं, फिर दबाया जाता है, फिर काउंटर मोबिलाइजेशन होता है लोअर कास्ट की तरफ से, फिर मतलब ये सब चलता है। अंडरस्टैंडिंग कास्ट कन्फ्लिक्ट्स रिक्वायर एग्जामिनिंग देयर अंडरलाइंग कॉजेज, द वेरियस फॉर्म्स दे टेक एंड देयर ब्रॉडर सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इन इंडियन सोशल सोसाइटी। ठीक है, तो अंडरलाइंग कॉजेज ढूंढनी जरूरी है कि भाई किस वजह से हुआ। देखिए, मेन कॉन्फ्लिक्ट तो यही है कि भाई अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, लेकिन कंटेक्स्ट मैटर करता है। कंटेक्स्ट का मतलब, भाई इतना बड़ा भारत है, कहीं मान लीजिए साउथ इंडिया में कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, तो हर जगह किसी ना किसी अलग चीज़ पे हो रहा होगा। बिहार एंड साउथ तमिलनाडु सर्व एज इंपॉर्टेंट केस स्टडीज फॉर एनालाइजिंग डिस्टिंक्ट पैटर्न्स एंड डायनेमिक कास्ट बेस्ड कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो बिहार और साउथ तमिलनाडु की हम केस स्टडीज़ भी देख लेंगे इसमें। कॉजेज ऑफ कास्ट कन्फ्लिक्ट क्या रहते हैं? एग्रेरियन क्राइसिस एंड लैंड रिफॉर्म। देखिए, भारतीय समाज कैसा है, मेनली एग्रेरियन, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ज़मीन को लेके ज़्यादातर विवाद होते हैं। एग्रीकल्चर रिमेन्स द डोमिनेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन बिहार with nearly 80% of population dependent on it, yet land ownership is heavily concentrated among upper caste. Dalit and lower background caste from vast majority of agriculture laborers but are almost entirely without land assets or property ownership। ठीक है, तो दलित और जो लोअर बैकवर्ड कास्ट हैं वो मेजॉरिटी में है, लेकिन उनके पास वो सिर्फ एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, उनके पास खुद की कोई लैंड नहीं है। Research by A.N. Sinha Institute revealed that 61% of lower background caste, approximately 70% of scheduled castes in Bihar central plains were completely landless। ठीक है, 61% और लोअर बैकवर्ड कास्ट एंड 70% शेड्यूल कास्ट के पास कुछ भी ज़मीन नहीं, completely landless है, डिस्पाइट बिहार लैंड सीलिंग एक्ट सेटिंग अ maximum of 7 hectares per holding। अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स particularly भूमियार्स frequently possess 30 hectares। ठीक है, तो बिहार में लैंड सीलिंग एक्ट पास हुआ था, इसमें एक मतलब एक पार्टी को, एक एंटिटी को 7 हेक्टेयर से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड की मतलब परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी भूमियार जो अपर कास्ट में आते हैं वो कई बार 30-30 हेक्टेयर 50 हेक्टेयर तक मतलब वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, भाई किसी जैसे रिश्तेदार के नाम कर दिया, कुछ ना कुछ कर दिया, या फिर अंडर रिपोर्टिंग इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ही करके वो इतनी ज़्यादा ज़मीन हासिल कर लेते हैं। Systematic failure to implement promised land reforms perpetuated and intensified existing economic inequalities between land owning upper caste and landless lower caste। ठीक है, तो ये जो सिस्टमेटिक फेलियर हुआ लैंड रिफॉर्म्स का,
भाई लैंड रिफॉर्म्स में यही प्रॉमिस किया गया था ना कि सबको भाई ज़मीन रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको भी ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर क्या है, जो लोअर कास्ट हैं जो कि लैंडलेस थी उनके अंदर एक रिसेंटमेंट हुआ। तो भाई उनको गुस्सा, मतलब गुस्सा क्या, मतलब एक रिसेंटमेंट, एंग्री रहेंगे, तो फिर उससे फिर क्या है, कन्फ्लिक्ट शुरू हुए और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ और बढ़ी। ठीक है, तो फिर कन्फ्लिक्ट्स हुए आपके अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट। दिस वाइडनिंग गैप इन लैंड ओनरशिप एंड नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज क्रिएटेड द स्ट्रक्चरल कंडीशन फॉर वायलेंट कन्फ्रंटेशन। ठीक है, तो एक तो वाइडनिंग गैप है, गैप बढ़ता जा रहा है अपर कास्ट और लोअर कास्ट की इकोनॉमी में। अपर कास्ट के पास काफ़ी पैसा है, लोअर के पास नहीं है। ठीक है, तो और दूसरी बात, लैंड रिफॉर्म्स जो है वो फेल हो गए। तो इससे फिर क्या है, ऐसी कंडीशंस बनी कि फिर वायलेंट कन्फ्रंटेशंस होने लाजमी हो गए, जो कि लैंडलॉर्ड्स और लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स के बीच में हुए। रोल ऑफ लेफ्ट विंग मोबिलाइजेशन इन बिहार, CPI-ML मतलब CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट एंड नक्सलाइट मूवमेंट्स मोबिलाइज लैंडलेस दलित्स एंड बैकवर्ड कास्ट, लॉन्चिंग लैंड ग्रैब मूवमेंट्स इन द 1970s। ठीक है, तो लैंड ग्रैब मूवमेंट हुई तो कि मतलब कि शेयर क्रॉपर वो होते हैं, लैंडलेस लेबरर्स होते हैं जो दूसरों की, मतलब ज़मींदारों की ज़मीन पे वो करते हैं कल्टीवेशन। बिगेन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स ऑन अपर कास्ट लैंड्स वाइल लैंडलॉर्ड्स रिस्पॉन्डेड विद प्राइवेट आर्मीज। ठीक है, तो शेयर क्रॉपर्स ने क्या किया, हार्वेस्टिंग शुरू कर दी दूसरे की ज़मीन पे, मतलब दूसरे के जो मतलब बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनकी ज़मीन पे, एक तरह से मतलब जानबूझ के कि देख मतलब कब्जा करने के लिए ज़मीन पे, ये ना लैंड ग्रैब मूवमेंट है। तो फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे वो तो उन्होंने खुद की प्राइवेट आर्मी बना ली, जैसे अपने कुछ जो भी उनके लोग हैं उनको हथियार वथियार दे दिए, तो भाई इनको भगाओ। ह्यूमन राइट्स वॉच नोट दैट दिस पीरियड सॉ क्रॉप सीजर्स, बर्निंग ऑफ ग्रेन स्टोरेज, इकोनॉमिक ब्लॉकेड्स विच एस्केलेटेड इनटू वाइल्ड रिटेलिएशन। ठीक है, तो क्रॉप सीजर हो गए, मतलब वही फसलों को दूसरों की आपने फसल वो कर ली, चोरी कर ली। ग्रेन कहीं ने, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ज़मींदार है, उसने अपने अनाज मतलब जहाँ भी स्टोर कर रखे हैं उसको जला दिया गया, इकोनॉमिक ब्लॉकेड्स हुए, ये सब हुआ। फिर ये बेसिकली वही सारा वायलेंट क्लैशेस में आ जाएगा। इनएडुकेट स्टेट मशीनरी, बिहार पुलिस पब्लिक रेशो इज 0.9 पुलिसमैन पर 10,000 पीपल। ठीक है, तो 10,000 लोगों पे एक पुलिसमैन भी नहीं है, सिर्फ 0.9 ही है, तो क्या वो मतलब बीच बचाव करेंगे? फार बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ 1.3। दिस इंस्टीट्यूशनल वीकनेस क्रिपल द स्टेट्स एबिलिटी टू कंटेन वायलेंस। तो इतनी वायलेंस वगैरह हुई जो बिहार में कास्ट कन्फ्लिक्ट में, तो फिर पुलिस थी नहीं इतनी, जो मतलब ठीक है, मतलब देखिए 10,000 लोगों पे एक पुलिस वाला है तो क्या कर लेगा वो। मोर एविडेंस सजेस्ट दैट एक्टिव पुलिस कंप्लिसिटी मतलब कि पुलिस वाले जितने भी थे वैसे ही कम थे, लेकिन वो साथ भी थे, मतलब वो वायलेंस को मतलब एक तरह से होने दे रहे थे जानबूझ के। रिपोर्ट्स बाय पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट रिवील्ड दैट पुलिस पार्टिसिपेशन इन किलिंग्स बाय रणवीर सेना इन एकारवी विलेज। ठीक है, तो पुलिस ने भी पार्टिसिपेट किया कई किलिंग्स में। इवन सीनियर पुलिस ऑफिशियल एडमिटेड दैट कास्ट सेनाज वर एनकरेज एज डिफेंस ग्रुप्स अगेंस्ट नक्सलाइट्स। ठीक है, तो कास्ट सेनाज जो है पुलिस ने खुद एनकरेज करी नक्सलाइट प्रॉब्लम के अगेंस्ट, क्योंकि नक्सलाइट देखिए, नक्सलाइट क्या होते हैं अल्टीमेटली, वो बड़े वायलेंट ग्रुप्स होते हैं, तो पुलिस भी उनसे डरती है। तो पुलिस ने खुद मतलब एक तरह से सोचा ये कि भाई जब ये कास्ट ग्रुप वाले नक्सलाइट को मार रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है, मारने दो इनको। कास्ट जैसे रणवीर सेना हो गई, ये एक भूमिहार मतलब जो कास्ट होती है उनकी सेना है। इस तरह और भी कास्ट हैं जो अपर कास्ट, उन्होंने अपनी अपनी प्राइवेट आर्मीज बना ली सबने नक्सलाइट को प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। Political patronage, political leaders from multiple parties, including RJD, Congress, and BJP, have been implicated in providing direct or indirect support to caste militias such as रणवीर सेना। ठीक है, तो जो प्राइवेट आर्मीज बनी थी किसके बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, इनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी हासिल था, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इनके साथ थी, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलता था। क्योंकि देखिए नक्सलाइट प्रॉब्लम से सब घबराए हुए थे, क्योंकि वो काफ़ी वायलेंट होते हैं। द अरेस्ट ऑफ रणवीर सेना चीफ ब्रह्मेश्वर सिंह revealed extensive networks connecting political figures, bureaucrats, and journalists, creating a system that ensured impunity for perpetrators and enabled continuation of caste-based violence। ठीक है, तो मतलब कि यही पता लगा कि जो इस तरह की जो प्राइवेट कास्ट मतलब प्राइवेट आर्मीज़ हैं, कास्ट आर्मीज़ हैं, कास्ट मिलिशियाज हैं, ये सब पूरा एक नेक्सस है किनके बीच में, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट, जर्नलिस्ट सब मिले हुए हैं किसके अगेंस्ट, नक्सलाइट के अगेंस्ट। और नक्सलाइट के साथ साथ जो भी लोअर कास्ट के जो भी लोग वो मतलब हथियार या काउंटर वो कर रहे हैं एक्शन,
सोशल सोशल असर्शन ऑफ दलित्स, कास्ट कन्फ्लिक्ट्स आर इंक्रीजिंगली ड्रिवन बाय राइजिंग सोशल मोबिलिटी ऑफ दलित्स। ठीक है, तो कास्ट कन्फ्लिक्ट्स क्यों कर होते हैं? क्योंकि जो दलित्स हैं या लोअर कास्ट के लोग हैं, उनकी क्या हो रही है? अपवर्ड मोबिलिटी हो रही है, और ये फिर क्या है, अपर कास्ट से टॉलरेट नहीं होता। अचीव थ्रू एक्सेस टू एजुकेशन। अब जैसे रिजर्वेशन सिस्टम्स आ गए हैं, तो लोअर कास्ट के लोग भी हर तरह से गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, तो फिर क्या है ना, अपर कास्ट के लोग इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़, डोमिनेंट कास्ट रिस्पॉन्ड विद वायलेंस, तो फिर वो क्या करते हैं? वायलेंस करते हैं जब वो टॉलरेट नहीं कर पाते। व्हेन हिस्टोरिकली सबऑर्डिनेट ग्रुप्स रिजेक्ट ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड इकोनॉमिक सबऑर्डिनेशन। तो पहले क्या है, लोअर कास्ट जो है अपर कास्ट के नीचे रहती थी, हर तरह से सबमिसिव रहती थी। लेकिन अब जब लोअर कास्ट को भी भाई देखा अच्छी जॉब मिल गई है, अच्छा उनका अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो रहा है, तो वो क्यों नीचे रहेंगे अपर कास्ट के? तो जब वो इस तरह के पुराने वो नहीं मानते, तो फिर क्या है, डोमिनेंट कास्ट वायलेंस से वो मतलब वायलेंस करती है उनके अगेंस्ट, यूजिंग एग्रेशन एज अ मीन्स टू रीअसर्ट देयर सोशल कंट्रोल एंड अथॉरिटी। तो अग्रेशन और वायलेंस से दोबारा से वो अपनी अथॉरिटी और सोशल कंट्रोल को साबित करना चाहते हैं। तो केस स्टडी देख लेते हैं बिहार की। कास्ट कन्फ्लिक्ट इन बिहार इज फंडामेंटली एग्रेरियन इन कैरेक्टर। एग्रेरियन मतलब लैंड के ऊपर है, कि किसकी ज़मीन किस मतलब ज़मीन किसके पास ज़्यादा है। जैसे लैंडलेस लेबर्स ज़्यादा लोअर कास्ट से आते हैं, तो उनके पास ज़मीन नहीं है, तो वो मतलब उनका डिमांड यही है कि जो बड़े ज़मींदार हैं, इनसे ज़मीन लेके हमको दी जाए। स्टेमिंग फ्रॉम फेलियर टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स एंड सिस्टमेटिक ऑपरेशन ऑफ दलित्स एंड बैकवर्ड कास्ट बाय अपवर्ड अपर कास्ट एंड लोअर्स। The Ranveer Sena, a militia predominantly composed of Bhumihars, gained infamy for orchestrating large-scale massacres of Dalits in villages such as शंकर बीघा एंड जेहानाबाद। ठीक है, तो रणवीर सेना का जैसे हमने देख लिया है, तो ये भूमिहार्स जो होते हैं, ये भी अपर कास्ट में आते हैं। इनकी एक प्राइवेट आर्मी टाइप है। तो इन्होंने बहुत लार्ज स्केल मैसेकर्स किए हैं दलित्स के एंड लोअर कास्ट के, जैसे कि शंकर बीघा, जेहानाबाद वगैरह में, एमिंग टू प्रिवेंट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्रेस नक्सल मूवमेंट। ठीक है, तो इनका फिर एम यही रहता है कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ना हो, जो बड़े ज़मींदार की जो ज़मीन है उनके पास रहे, लोअर कास्ट या दलित्स के पास ना जाए। साथ ही साथ जो नक्सलाइट होते हैं, वायलेंट, इनके पास वायलेंट होते हैं नक्सलाइट भी, तो उनको भी एक तरह से सप्रेस करने के लिए। द बिहार कन्फ्लिक्ट एग्जाम्प्लीफाइज द वायलेंट कन्फ्रंटेशन between entrenched feudal elites seeking to preserve their dominance and mobilize lower caste groups। ठीक है, तो कन्फ्रंटेशन किन के बीच में हुआ? फ्यूडल एलाइट्स मतलब पुराने बड़े जमींदार जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, और फिर मोबिलाइज मतलब कि जिन लोगों ने लोअर कास्ट के ग्रुप्स हैं, जिन्होंने हथियार उठा लिए और मोबिलाइज हो गए हैं बड़े जमींदार के अगेंस्ट। मैसेकर्स फंक्शंस है डेलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टेरर टू इंटिमिडेट लोअर कास्ट कम्युनिटीज़। तो इतने जितने भी मैसेकर्स हुए, ये सब किस लिए हुए? ताकि लोअर कास्ट के अंदर एक डर बैठ जाए अपर कास्ट का, या जैसे जमींदार का, कि भाई इनके खिलाफ आपको कुछ नहीं करना है। एज एविडेंस बाय 1999 जेहानाबाद मैसेकर एंड सिमिलर एट्रोसिटी, द कन्फ्लिक्ट वाज अनेबल्ड बाय पुलिस इनकैपेसिटी। तो पुलिस या तो मूक दर्शक बनी रहती है, भाई कुछ नहीं करती, या फिर साथ में मिल जाती है। एंड कोल्यूजन विद अपर कास्ट इंटरेस्ट। ठीक है, या तो अपर कास्ट के लोगों के साथ मिल जाती है, या फिर इनकैपेसिटी मतलब मूक दर्शक बन के बैठी रहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। कपल्ड विद पॉलिटिकल एम्बिवेलेंस। तो पॉलिटिकल एम्बिवेलेंस मतलब है कि पॉलिटिक्स वाले भी क्या होते हैं, न्यूट्रल रहते हैं कि यार हमें नहीं पता, आप लोग आपस में निपट लो। फ्रॉम पार्टीज लाइक आरजेडी विच रोज टू पावर ऑन लोअर कास्ट सपोर्ट बट फेल टू डिलीवर प्रॉमिस लैंड रिफॉर्म। ठीक है, तो आरजेडी जैसी पार्टीज जो हैं, ये लोअर कास्ट के सपोर्ट पे पावर में आई थी, लेकिन जब लोअर कास्ट के साथ एट्रोसिटीज़ हुई, तो वो भी एम्बिवेलेंस हो गई, मतलब न्यूट्रल हो गई कि यार हमें नहीं पता। Agrarian inequality remains deeply entrenched in Bihar, with approximately 40 lakh landless laborers and 9 lakh acres of land still awaiting redistribution। ठीक है, तो आज भी एग्रेरियन इक्वलिटी बिहार में खूब है। 40 लाख लैंडलेस लेबरर्स हैं, और 9 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो है वो अभी भी रिडिस्ट्रीब्यूशन उसका होना बाकी है। अब केस स्टडी 2 देख लेते हैं। कास्ट क्लैशेज इन साउथ तमिलनाडु। कास्ट कन्फ्लिक्ट इन साउथ तमिलनाडु इन्वॉल्व्स मारावार्स ए डोमिनेंट थेवर सब कास्ट। ठीक है, तो मारावार्स अपर कास्ट नहीं होते, ये होते तो ओबीसीज में ही आते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट में, लेकिन दे आर डोमिनेंट कास्ट इन तमिलनाडु। एंड पल्लार्स ये दलित होते हैं, विद पार्शियल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एनेबलिंग दलित अपवर्ड मोबिलिटी थ्रू एजुकेशन, गल्फ माइग्रेशन एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो पल्लार्स हैं, ये थोड़े क्या है, इनकी अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो गई, क्योंकि थोड़ा बहुत लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो लैंड मिल गई इनको।
ठीक है, उसके बाद थोड़ी बहुत एजुकेशन आ गई, फिर गल्फ माइग्रेशन हुआ, मतलब कि यहाँ से लोग मिडिल ईस्ट जाने लग गए, ये जो पल्लार कम्युनिटी के हैं, तो वहाँ से पैसा वैसा भेजने लग गए, थोड़ी क्या प्रॉस्पेरिटी आ गई और थोड़े पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गए। दलित असर्शन ग्रू थ्रू ऑर्गेनाइजेशन लाइक देवेंद्र कुला, वेल्लार फेडरेशन एंड संगम, वाइल एजुकेशन गल्फ मूवमेंट हैज इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशंस इन दलित विलेजेस। ठीक है, तो गल्फ से पैसा आने लगा क्योंकि इनके जो लोग हैं वहाँ जाके कुछ मजदूरी या लेबर करने लग गए, तो वहाँ से पैसा भेजते, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ गई। साथ ही साथ पॉलिटिकल असर्शन या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी, जैसे कि देवेंद्र कुला, वेलार फाउंडेशन एंड संगम, तो उससे पॉलिटिकल असर्शन आया, वो उन लोगों की मोबिलाइजेशन शुरू हुआ, मतलब खड़े हो सके साथ में मिलके। डेस्पाइट प्रोग्रेस पल्लास फेस सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग टेम्पल एंट्री, तो मतलब इनको मतलब इतनी प्रोग्रेस हो गई, पैसा भी आ रहा है, पॉलिटिकल एक तरह से असर्शन भी है, एजुकेशन भी मिल गई, लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेशन अभी भी वही था, जैसे कि टेम्पल एंट्री में टेम्पल एंट्री नहीं करने दे रहे थे, मतलब मंदिर में नहीं जाने दे रहे थे। सेग्रीगेटिंग सीटिंग स्कूल्स, मतलब वही होता है ना, जैसे आप भाई आप दलित हैं तो आप आपके बच्चे अलग बैठेंगे। ह्यूमिलेशन ऑफ इलेक्टेड दलित पंचायत लीडर्स फोर्स टू सिट ऑन फ्लोर्स, तो दलित अगर कोई लीडर इलेक्ट हो गया तो फिर भी उसको ज़मीन पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि अपर कास्ट के लोग कुर्सियों पे बैठेंगे, तो इस तरह की ह्यूमिलेशन और मतलब डिस्क्रिमिनेशन इनको फेस करनी पड़ती थी, बावजूद इसके कि इनका एक तरह से अपवर्ड मोबिलेशन हो गया है, सब कुछ हो गया है। Maravas consolidated dominance through Thevar identity politics, erecting statues of Muthuramalinga Thevar, youth mobilization and leveraging their most backward class। ठीक है, तो एक थेवर आइडेंटिटी होती है जो कि मतलब वहाँ पे थोड़ी डोमिनेंट मानी जाती है, तो उसको इन्होंने यूज़ किया। और मथुरालिंगा थेवर होते हैं, उनके जैसे स्टैचूज़ वगैरह लगाना है, तो उनकी एक थोड़ी इमेज अपर कास्ट या मतलब एक तरह से डोमिनेंट उसकी है, तो उसको एक तरह से इन्होंने अपने उसमें लिया। ठीक है, और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का इनको स्टेटस मिल गया पॉलिटिकल कल्चरल कंट्रोल में। इन 1995 विस वीरासंगामई इंसिडेंट ट्रिगर्ड बाय बस ड्राइवर्स बीटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, वीरासंगामई में एक बस ड्राइवर था, उसको फिर पीटा गया, उसका मतलब, और फिर ये जो ये मथुरा लमिंगा है, इनका स्टैचू भी मतलब डिफेस कर दिया गया। इससे फिर क्या है, दंगे भड़क गए और 18 लोगों की मतलब जान चली गई, मैसिव प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। तो ये मतलब एक मेजर कास्ट कन्फ्लिक्ट है जो इंडिया में, एक तो जैसे बिहार में है और दूसरा ही तमिलनाडु का एग्जांपल है। रिमेनिंग लार्जली पैसिव, अनएम्प्लॉयमेंट फ्यूल्ड रेडिकलाइजेशन, एजुकेटेड दलित ग्रेजुएट्स इन विलेज लाइक वादना थमपट्टी जॉइंट रिटेलियली एक्शन। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड रूट था, तो उन्होंने बस इस तरह की जो रिटेलियली एक्शन वगैरह की जो पार्टीज ज्वाइन कर ली, और जॉबलेस मारवाड़ यूथ था वो मोबिलाइज हो गया और कास्ट प्राइड पैम्पेज में चला गया। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है, केस स्टडी 1 जैसे बिहार की थी, केस स्टडी 2 ये है, तो एग्जांपल के तौर पे अगर इस तरह कुछ है तो इसको लिख सकते हैं। अब ब्रॉडर सोशियोलॉजिकल एनालिसिस देख लेते हैं, एग्रेरियन रूट्स ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो क्लास कन्फ्लिक्ट के जो कास्ट कन्फ्लिक्ट के जो भी ज़्यादातर रूट्स होते हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं, मतलब एग्रीकल्चर में ही सारा कन्फ्लिक्ट छुपा होता है, और एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा लैंड में। इन बिहार फेल्ड लैंड रिफॉर्म्स लेफ्ट दलित्स लैंडलेस एंड वल्नरेबल टू एक्सप्लॉइटेशन बाय डोमिनेंट अपर कास्ट सच एज ब्राह्मण्स, भूमिहार एंड राजपूत। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए, तो दलित्स के पास पहले भी लैंड नहीं थी, तो अभी भी नहीं आई, तो आज भी वो क्या रहे, लैंडलेस लेबर्स ही रहे। तो इससे फिर उनके बीच उनके अंदर एक असंतोष पैदा हुआ, और फिर अपर कास्ट और दलित्स में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। दिस लैंडलेसनेस फ्यूल्स सेवर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट लिंक टू इकोनॉमिक डिप्रिवेशन एंड सोशल सब्जुगेशन मैनिफेस्टिंग इन वायलेंट क्लैशेस। ठीक है, तो ये जो कास्ट कन्फ्लिक्ट हुआ, इसको फिर अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, वायलेंट क्लैशेस बिटवीन लैंड ओनिंग अपर कास्ट एंड लैंडलेस दलित्स। तो जमीन वाले अपर कास्ट और बिना जमीन के दलित्स, इनके बीच में वायलेंट क्लैशेस हुई। इन तमिलनाडु वेयर दलित्स गेन लैंड एंड एजुकेशन, इंक्रीज सोशल असर्शन हैज ट्रिगर्ड बैकलैश वायलेंस फ्रॉम डोमिनेंट कास्ट। अब तमिलनाडु में ये हुआ कि वहाँ पे दलित्स को ज़मीन मिल गई, एजुकेशन मिल गई, प्रॉस्पेरिटी आ गई, अपवर्ड मोबिलिटी हो गई। इससे क्या हुआ, डोमिनेंट कास्ट थोड़ी नाराज़ हो गई कि यार ये तो पहले हमारे नीचे रहते थे, बराबर कैसे आ रहे हैं। तो इस वजह से फिर तमिलनाडु में वायलेंस हुई। एमिंग टू प्रिजर्व हायरार्की एंड कंट्रोल, जो पहले हायरार्की थी ना कि अपर कास्ट ऊपर और लोअर कास्ट नीचे, और अपर कास्ट का कंट्रोल है लोअर कास्ट के ऊपर, तो ये सब क्या हुआ, ख़राब हो गया। मतलब ये क्योंकि अब अपर कास्ट बराबरी पे आ गई लोअर कास्ट के, मतलब लोअर कास्ट और अपर कास्ट बराबरी पे आ गए, तो इससे फिर नाराज़ हो गई अपर कास्ट, उन्होंने फिर वायलेंस शुरू करी दोबारा से कंट्रोल लेने के लिए। Intersection of caste and class. Caste serve as primary idiom for mobilization and identity, while core triggers remain material issues such as wages, लैंड ओनरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो मोबिलाइजेशन तो कास्ट बेसिस पे होता है। मोबिलाइजेशन मतलब लोग इकट्ठा होते हैं, जो भी करते हैं, फिर उसके बाद वायलेंस वगैरह सब कास्ट बेसिस पे होता है, लेकिन अंडरलाइंग जो इशू है वो है मटेरियल, मतलब पैसे की बात, इकोनॉमिक्स।
और इकोनॉमिक्स मतलब वही है कि जो डोमिनेंट कास्ट या अपर कास्ट होती है उनको लगता है कि ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं हमारी ज़मीनें हमसे ले लेंगे, या हम जो अच्छी लाइफस्टाइल जीते आते थे इसको ये छीन लेंगे हमसे। तो वेज और जो लोअर कास्ट होती हैं वो कहती हैं कि भाई हमारी वेजेस हैं, लैंड ओनरशिप है, इनको हमको मिलना चाहिए। कन्फ्लिक्ट आर दस नॉट सोनली अबाउट कास्ट, मतलब कास्ट वाली बात नहीं है कि सिर्फ कास्ट के बेसिस पे ही कन्फ्लिक्ट है, लेकिन इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी जुड़ा हुआ है। एंड क्लास इनइक्वलिटी सस्टेन थ्रू कास्ट। तो कास्ट आइडेंटिटी है, कास्ट की बात है, और साथ ही साथ कास्ट प्लस क्लास भी हो जाती है इसमें। क्लास या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस या मटेरियल कंडीशन भी बोल सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड क्लास इज रिफ्लेक्टेड इन रिकरिंग क्लैशेस बिटवीन डोमिनेंट कास्ट लैंडलॉर्ड्स एंड लोअर क्लास एग्रीकल्चरल लेबर। ठीक है, तो कास्ट और क्लास इसलिए जुड़ जाती है क्योंकि ज़्यादा लोअर कास्ट और दलित लोग जो हैं वो लोअर क्लास के भी होते हैं, मतलब वो गरीब भी होते हैं, और अपर कास्ट के लोग ज़्यादा थोड़े पैसे वाले होते हैं और अपर क्लास से आते हैं। तो क्लास कन्फ्लिक्ट में ये जो हमने कास्ट कन्फ्लिक्ट देखा, ये क्लास कन्फ्लिक्ट भी बन जाता है। तो इसमें कास्ट के साथ साथ आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी जुड़ जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर सेम होती हैं। सेम का मतलब कि लोअर कास्ट के लोग लोअर क्लास में आते हैं, उनकी इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं होती, और अपर कास्ट के लोगों के पास पैसा होता है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है। स्टेट कम्प्लिसिटी एंड स्ट्रक्चरल वायलेंस। स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑफन परपिचुएट कॉन्फ्लिक्ट थ्रू इनएडिक्वेट पुलिसिंग, पॉलिटिकल पैट्रोनेज एंड कास्ट मिलिशियाज एंड बायस विद इन ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है, स्टेट मशीनरी में भी क्या है, अपर कास्ट डोमिनेट करता है। मंत्री वंत्री जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ज़्यादातर अपर कास्ट से आते हैं। तो इसलिए वो भी क्या है, थोड़ा क्या है, न्यूट्रल अप्रोच लेते हैं कि भाई मतलब ज़्यादा इंटरवेन नहीं करते, हो रहा है जो होने दो, वो वाली है इनएडुकेट पुलिसिंग। पुलिस वैसे ही बहुत कम है, साथ ही साथ पुलिस को ऐसे ऑर्डर दे दिए जाते हैं कि ज़्यादा कुछ मत करना, छेड़छाड़, जो होना है होने दो। पॉलिटिकल पैट्रोनेज होती है, अपर कास्ट के लोग, अपर कास्ट के जो ये मिलिशियाज वगैरह होते हैं ना, रणवीर सिन्हा टाइप, इनके पास पॉलिटिकल मतलब इनको वो है कि देख रेख मिलती है। बायस रहता है ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ज़्यादातर अपर कास्ट से ही आती है। फेलियर्स टू इम्प्लीमेंट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिमम वेजेस सीमेंट स्ट्रक्चर वायलेंस एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, और जो दिहाड़ी है या मिनिमम वेजेस हैं वो भी नहीं बढ़ी, तो इससे जो लोअर कास्ट हैं, दलित्स हैं, उनके अंदर रिसेंटमेंट पैदा होता है, गुस्सा आता है, तो फिर वो भी मतलब एक तरह से विरोध करते हैं, फिर अल्टीमेटली वायलेंस होती है। पुलिस ऑफन साइड विद डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, तो पुलिस भी डोमिनेंट कास्ट के साथ ही ज़्यादातर रहती है, और दलित्स को और लोअर कास्ट को सप्रेस करती है, जिससे जस्टिस थोड़ा वीक हो जाता है। वायलेंस ऑफ ऑप्रेस वर्सेस डोमिनेंट। डोमिनेंट कास्ट वायलेंस टिपिकली एम्स टू प्रिजर्व ऑप्रेसिव सोशल एंड इकोनॉमिक हायरार्कीज। ठीक है, तो डोमिनेंट कास्ट वायलेंस क्यों करता है कि जैसे पहले जो हायरार्की थी, मतलब अपर कास्ट ऊपर और लोअर कास्ट नीचे, यही बना रहे, ऐसा ना हो कि अपर कास्ट के बराबर हो जाए लोअर कास्ट, तो इसलिए वायलेंस करते हैं। और वो चाहते हैं कि जो स्टेटस को है जैसे पहला था वैसा हो गया वैसा बना रहे। रिटेलिटरी और इंसर्जेंट वायलेंस फ्रॉम अपर कास्ट। अब अपर जब ये लोअर का जो अपर कास्ट हैं, डोमिनेंट कास्ट हैं, इस तरह की वायलेंस करते हैं, तो ऑपरेस कास्ट हैं, जो लोअर कास्ट हैं, वो भी फिर क्या है, काउंटर एक्शन करते हैं। वो भी उसका मतलब कहते हैं जवाब देते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। तो वो ज़्यादातर डिफेंसिव होता है, लेकिन चैलेंज डोमिनेशन करता है, और सीक इम्पेंसिपेशन, मतलब जो अपर कास्ट ने उनके साथ वायलेंस करी उसको बराबरी का जवाब देते हैं बेसिकली। रिटेलिएशन होता है, लेकिन वो ज़्यादातर डिफेंसिव होता है, क्योंकि डिफेंसिव का मतलब पहले जिसने वार किया उससे बचने के लिए। तो मतलब पहले जो वायलेंस है अपर कास्ट ही शुरू करता है, फिर जो अप्रेस क्लासेज हैं, दलित्स हैं, वो फिर क्या है, उसका एक जवाब देते हैं अपनी डिफेंस में। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, क्लास कन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया आर नॉट रैंडम और स्पॉन्टेनियस। ऐसा नहीं कि अचानक से हो जाते हैं, बट रिप्रेजेंट सिस्टमेटिक मैनिफेस्टेशन। मतलब सिस्टमेटिक जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जाती हैं, तो फिर एकदम से चिंगारी भड़कती है। डीपली, और किस वजह से होता है, डीपली इंटरेस्ट सोशल इनइक्वालिटीज़ दैट प्रिवेल इंडियन सोसाइटी। सोशल इनइक्वालिटीज़ वही हैं कि ज़्यादातर कास्ट इनइक्वालिटीज़ ही हैं। Despite regional variations, whether upper caste militias resisting land distribution in Bihar or dominant caste responding violently to Dalit issue in Tamil Nadu, the fundamental issue में तो फंडामेंटल इशू वही रहता है, क्या है कि अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट। बिहार में जैसे हमने देखा, बिहार में इशू था मटेरियल, कि भाई लैंड के ऊपर लड़ाई थी, इसलिए जैसे लैंड क्लेम के भी वो लैंड ग्रैबिंग के वो चलाए उन्होंने। तमिलनाडु में हमने देखा कि लड़ाई थी स्टेटस की, जो डोमिनेंट कास्ट या अपर कास्ट थी उनको ऐसा लग रहा था कि यार ये हमारे बराबर कैसे आ रहे हैं। तो इशू वही रहता है, लोअर कास्ट वर्सेस अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट। द कोर प्रॉब्लम ड्राइविंग कास्ट कन्फ्लिक्ट्स इंक्लूड अनइक्वल एक्सेस टू लैंड, एजुकेशन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड बेसिक ह्यूमन डिग्निटी फ्रॉम मार्जिनलाइज कास्ट ग्रुप। ठीक है, तो कोर प्रॉब्लम यही है कि एक तो अनइक्वल एक्सेस ऑफ लैंड है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो जो मेजोरिटी ऑफ
दलित्स एंड लोअर कास्ट है, उनके पास आज भी लैंड नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी गरीबी में बीत रही है। एजुकेशन नहीं है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, बेसिक ह्यूमन डिग्निटीज भी नहीं है। तो ये सब हैं कोर इश्यूज। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कास्ट कन्फ्लिक्ट्स रिवील द कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन बिटवीन कास्ट आइडेंटिटी एंड क्लास पोजीशंस। ठीक है, तो इंटरसेक्शन हो जाता है, मिल जाते हैं, मतलब कि कास्ट और आपकी जो है क्लास मिल जाती है। वो मिलती कैसे है? क्योंकि ज़्यादातर लोअर कास्ट के लोग और जो दलित्स होते हैं वो गरीब होते हैं, क्योंकि लैंडलेस होते हैं, तो गरीब हैं तो फिर वो लोअर क्लास में आएंगे। तो लोअर कास्ट की क्लास, मतलब लोअर कास्ट और लोअर क्लास सेम हो गई, तो इंटरसेक्शन हो गया। पॉलिटिकल पावर डायनेमिक्स दैट शेप कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी विदाउट इंप्लीमेंटिंग जेन्युइन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह बदलाव की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिसी बना दी इससे कुछ हो गया, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स लेके आइए और एनफोर्सेबल सोशल इक्वलिटी मेजर्स, सिस्टमेटिक डिसमेंटलिंग ऑफ कास्ट प्रोज्यूडिस, ये सब करना चाहिए। और उसमें सबसे बढ़िया जो किया है सरकार ने, वो रिजर्वेशंस जैसी पॉलिसी लेके आए हैं। तो अब जैसे रिजर्वेशंस लगे तो दलित्स भी और लोअर कास्ट के लोग भी जैसे बड़ी पदों पे जाने लगे, आईएएस बनने लगे, आईपीएस बनने लगे। तो इससे क्या है, थोड़ा अपर कास्ट और जो डोमिनेंट कास्ट है उनके अंदर भी मतलब एक तरह से डर आता है कि भाई इनके लोग भी हायर पोजीशंस पे हैं, तो ये भी हमारे मतलब जवाब दे सकते हैं। स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट स्ट्रक्चरल वायलेंस इज अनअवॉइडेबल इन सोसाइटी कैरेक्टर बाई अनजस्टिस सोशल कंडीशन। मतलब स्कॉलर्स यही कहते हैं भाई देखिए, वायलेंस तो होती रहेगी। क्यों? क्योंकि सोशल कंडीशंस आपकी क्या है, इक्वल नहीं है, इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। अपर कास्ट ऊपर है, डोमिनेंट है, लोअर कास्ट नीचे है। ठीक है, और इकोनॉमिक कंडीशंस भी मतलब काफ़ी अलग हैं। अपर कास्ट की अच्छी हैं, लोअर कास्ट की खराब है, तो कन्फ्लिक्ट होना ही होना है। कास्ट कन्फ्लिक्ट में देखो एनालाइज नॉट मेनली एज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बट एज फंडामेंटल स्ट्रगल ऑफ फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है कि यार क्राइम बढ़ रहा है। ये क्या है, आपको फंडामेंटल जस्टिस जो है, जैसे फंडामेंटल हमें राइट्स में राइट टू इक्वलिटी दिया हुआ है, तो जब तक अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लाइफ स्टाइल और मतलब जो भी है इकोनॉमिक कंडीशन, सारी चीज़ें बराबर नहीं हो जाएंगी, जब तक ये कन्फ्लिक्ट चलते ही रहेंगे। ठीक है, हमने इस वीडियो में अच्छी तरह देख लिया कि कास्ट कन्फ्लिक्ट्स भारत में कैसे होते हैं। मेनली तो वही देखा कि दो ही होते हैं, या तो एक मटेरियल कंडीशंस पे हो, जैसे कि ज़मीन को लेके या फिर कोई और जॉब वगैरह को लेके, या फिर होते हैं स्टेटस को लेके कि अपर कास्ट को लगता है कि लोअर कास्ट हमारे बराबर आ रही है, तो फिर वो वायलेंस करते हैं। और मेनली यही दो रीजंस होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।